हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास दैनिक जीवन में विज्ञान का योगदान। तो हमें समझना है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान ने क्या क्या योगदान दिया है और विज्ञान ने हमारे जीवन को किस तरीके से आसान बनाया है। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आपको पता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है और विज्ञान लगातार हमारे जीवन को सरल बनाता जा रहा है। अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे कि विज्ञान ने हमें आखिरकार ऐसी कौन कौन सी चीजें दी हैं जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है और आने वाले समय में भी हमारा जीवन और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी हमारे लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब संभव हुआ है केवल और केवल विज्ञान के कारण, क्योंकि इस पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगातार पढ़ाई में मेहनत करने के कारण कुछ नई खोजों को करते हैं, नए आविष्कारों को करते हैं। और वे नई खोज, वे नए आविष्कार हमारे जीवन को और भी ज्यादा सरल और अच्छा बना देते हैं। यदि विज्ञान न होता तो बहुत सारे जो शार्प माइंडेड लोग हैं, तेज दिमाग वाले लोग हैं, वे शायद नई खोज ना कर पाते और नई खोज ना करते तो हमारा जीवन इतना अच्छा ना हो पाता जितना अच्छा अब है। ठीक है? हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आप देख रहे हो कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। यदि इंटरनेट की खोज ना हुई होती, इंटरनेट का आविष्कार ना हुआ होता, तो शायद आज हम इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है बेटे? आपके पास मोबाइल फोन है, ये भी विज्ञान की ही देन है। आपके पास ट्यूबलाइट हैं, आपके पास घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। प्रकाश के लिए आपके पास ट्यूबलाइट हैं, बल्ब हैं। हवा के लिए आपके पास पंखे हैं और मनोरंजन के लिए आपके पास मोबाइल फोन है। यातायात यानी इधर उधर आने जाने के लिए आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल है। ठीक है बेटे? ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। तो आखिरकार विज्ञान ने ऐसी ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें परिवर्तित कर दिया है और बहुत सारे कामों को जिन्हें आसान बना दिया है विज्ञान ने, उन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे? देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर हमने बनाए हैं बेटे 3 कॉलम, पहला, दूसरा और तीसरा। इस पहले कॉलम का हेडिंग है क्षेत्र, कि विज्ञान ने किस किस क्षेत्र में हमारी हेल्प की है। और परंपरागत साधन, उस क्षेत्र में पहले कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता था जो मुश्किल थे, यानी ज्यादा समय भी लेते थे और ज्यादा एनर्जी भी लेते थे। और वर्तमान साधन यानी विज्ञान की देन क्या है, आजकल हम उसी क्षेत्र में किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। तो यहाँ भोजन का मतलब क्या है? भोजन का मतलब ये नहीं है कि पहले हम सरल दाल रोटी खाया करते थे, दाल चावल खाया करते थे या बहुत साधारण खाना खाया करते थे और विज्ञान ने अब हमें दिए हैं बहुत सारी चीजें नहीं खाने के लिए, जैसे जलेबी, समोसे, चाट, चाउमीन, मोमोज, बर्गर। विज्ञान में ये सारी चीजें विज्ञान से यानी खोज से हमें मिली हैं। अलग अलग स्थानों का भोजन हम भी करने लगे हैं। पर बेटे यहाँ मुख्य बात पता क्या है? मुख्य बात ये है कि भोजन आखिरकार बनाया कैसे जाता था, किन साधनों का प्रयोग करके भोजन हम बनाते थे। पहले बेटे होते थे हमारे पास मिट्टी के चूल्हे। क्या होते थे? मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, बताओ। और मिट्टी के चूल्हे में क्या समस्या थी बताओ? मिट्टी के चूल्हे में समस्या थी कि बहुत ज्यादा देर में तो उसमें आग लगती थी
आग लगने में ही लगभग 10-15 मिनट लग जाते थे, आधा घंटा भी लग जाता था। और बेटे फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और आज जितनी देर में मिट्टी के चूल्हे में आग प्रारंभ होती थी, लगती थी, इतनी देर में तो खाना बन भी जाता है। ठीक है, क्योंकि अब मिट्टी के चूल्हे बहुत कम प्रयोग किए जा रहे हैं। और बेटे मिट्टी के ही बर्तन प्रयोग किए जाते थे। अब मिट्टी के बर्तनों में क्या प्रॉब्लम थी? मिट्टी के बर्तनों में प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत देर में गर्म होते थे, क्योंकि मिट्टी होती है ऊष्मा की कुचालक। ठीक है बेटे, देर में गर्म होते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि इन्हें साफ करना भी उतना सरलता से ये साफ नहीं हो पाते थे, धुल नहीं पाते थे। ठीक है बेटे, और भी बहुत सारी समस्याएं थी इसके अतिरिक्त। पर मिट्टी के बर्तन उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। यदि वो बर्तन हाथ में से छूट के नीचे गिर गया तो वही टूट जाता था मिट्टी का बर्तन। और लोहे के बर्तन भी हम यूज करते थे, लोहे के बर्तन। तो ये तो थे हमारे भोजन बनाने के परंपरागत साधन, यानी जो पहले से चलते आ रहे थे पुराने साधन। अब क्या हुआ है? अब मिट्टी के चूल्हे की जगह तो बेटे गैस का चूल्हा है। और गैस का चूल्हा, क्या फायदा है इससे? इससे फायदा ये है कि गैस का चूल्हा, इसे जलाने में 15 मिनट नहीं लगती हैं। पता है ना आपको, एकदम जल जाता है। गैस का चूल्हा जलाने के लिए बहुत सारा ईंधन इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। गैस का चूल्हा जलाने के लिए आपको किसी ऐसे रसोई का इंतजाम नहीं करना होता है जहां से धुआं निकलने की व्यवस्था हो, यानी कि गैस के चूल्हे से धुआं भी नहीं निकलता है। तो इसका मतलब गैस का चूल्हा ज्यादा आसान है प्रयोग करना, और ये विज्ञान की ही देन है। और यदि मैं थोड़ी सी और अच्छी बात करूं तो एक होता है बेटे विद्युत ओवन। विद्युत ओवन क्या होता है? बिजली से चलने वाला एक ऐसा चूल्हा होता है कि उसके अंदर भोजन को यदि आप रखोगे तो वो बन जाएगा, बिजली से ही चलेगा। ठीक है, तो विद्युत ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन भी एक नई खोज है विज्ञान की। ठीक है बेटे, इसके अलावा इंडक्शन प्लेट भी है। इंडक्शन चूल्हा कह दो इसे, इंडक्शन चूल्हा। बेटे इंडक्शन चूल्हा भी विज्ञान की ही देन है। ये भी एक ऐसा चूल्हा होता है जो मात्र एक प्लेट जैसा होता है, और इसे हम बिजली के, इसका जो प्लग होता है उसे बिजली के स्विच बोर्ड में जब हम लगाते हैं, यानी सॉकेट में लगाते हैं प्लग को, तो क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये गर्म होने लगता है। जिस बर्तन में आपको खाना बनाना है उस बर्तन को आप इंडक्शन चूल्हे के ऊपर रख सकते हो, और इंडक्शन चूल्हे के ऊपर जब उसे रखोगे तो आपका खाना बन जाएगा। ना तो कोई धुआं होगा, ना तो आपको एक बड़ा सा सिलेंडर रखना पड़ेगा, ना तो आपके पास किसी तरह का शोर होगा, और आपका खाना बन जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा विज्ञान का देन है। ठीक है, गैस का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा। और बेटे विज्ञान की देन एक और है, सोलर कुकर। सोलर कुकर, तो सोलर कुकर तो हमने पढ़ा भी था। सोलर कुकर का मतलब एक ऐसा कुकर जो धूप में रख दो और उसमें खाना रख दो तो खाना कुछ घंटों बाद तैयार हो जाएगा अपने आप। उसे किसी चूल्हे की आवश्यकता नहीं है, किसी भी उसे ईंधन की आवश्यकता नहीं है, अपने आप खाना बन जाएगा धूप में रखने से ही। तो ये तो बहुत कमाल की चीज है सोलर कुकर। ठीक है बेटे। अच्छा, बर्तनों की यदि बात करें तो बर्तन में अब हम यूज करने लगे हैं प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर होता है, पता है ना सबको प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर की खासियत ये होती है कि खुले बर्तन में जो खाना 1 घंटे में बनता था, प्रेशर कुकर में वही खाना 10 मिनट से पहले बन जाता है। यानी कि हमारे ईंधन की भी बचत होती है, चाहे वो ईंधन कैसा हो, गैस हो या फिर वो ईंधन बिजली हो, कुछ भी हो। तो प्रेशर कुकर एक अच्छा बर्तन है खाना बनाने के लिए। ठीक है बेटे। और एस एस के बर्तन भी यूज किए जाते हैं। एस एस होता है बेटे स्टेनलेस स्टील। बताओ, स्टील के बर्तन सबसे ज्यादा यूज करते हैं आजकल लोग। किसी के भी घर में जाओगे आपको पानी दिया जाएगा तो स्टील का ही गिलास होगा, क्योंकि स्टील के बर्तन की खासियत यह है कि ये खराब नहीं होता है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। खराब होने का मतलब यह है कि इसमें जंग नहीं लगता है।
आप इसे आसानी से साफ कर सकते हो। तो ये सब बेटे, एसएस का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील। तो ये सब क्या है बेटे? विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने ये सारी चीजें हमें दी हैं, जिससे हमारा खाना बनाना अर्थात भोजन बनाना सरल हो गया है। अब हम बात करते हैं कृषि की। कृषि, खेती। खेती में देखते हैं बेटे, खेती में पहले क्या प्रयोग करते थे? हल प्रयोग करते थे, हल। और हल से खेत को जोतने में बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था, पूरा पूरा दिन। और बैल का प्रयोग करते थे, बैल जो थे वे भी थक जाया करते थे। और पानी देने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? कुएं का। कुएं में से पानी निकालना, पूरे दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत करना। पानी निकालने के लिए हम प्रयोग करते थे रहट का। और रहट से कुएं द्वारा पानी देने में पूरा पूरा दिन लग जाया करता था। और बहुत थोड़ी जमीन ही पानी द्वारा सींची जा सकती थी। और बेटे, हल और बैल द्वारा पूरे दिन भर में बहुत कम जमीन को, बहुत कम भूमि को जोता जा सकता था। बहुत मुश्किल काम था। और बेटे, पहले हम प्रयोग करते थे गोबर की खाद। गोबर की खाद वैसे तो बहुत अच्छी होती है, पर इसके साथ समस्या ये थी कि गोबर की खाद से प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, फसल का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो उत्पादन भी हम अच्छा नहीं कर पाते थे। ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक युग में अर्थात विज्ञान ने हमें ऐसा क्या दिया है कि हमारे लिए कृषि या खेती करना आसान हो गया है। विज्ञान ने आखिरकार क्या दिया है हमें ऐसा? बेटे, विज्ञान ने हमें दिया है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारी खोज करके, शोध करके, अनुसंधान करके। तो ट्रैक्टर बनाया गया है। ट्रैक्टर से काम बहुत जल्दी हो जाता है। यदि आपके पास जमीन है कृषि योग्य और आप उसे जोतते हो हल से, तो हल से जोतने में बहुत ज्यादा समय लगता है, शायद कुछ दिन लग जाएं। और यदि उसी जमीन को आप ट्रैक्टर से जोतते हो, तो हल से जो जमीन 2 दिन में जोत पाओगे, ट्रैक्टर उसे शायद 2 घंटे में ही जोत देगा। तो ट्रैक्टर बहुत अच्छी चीज है, जो विज्ञान की देन है। ठीक है बेटे। तो एक तो ट्रैक्टर विज्ञान ने दिया है। और बेटे, वैज्ञानिकों ने ही नहरें भी बनाई हैं। पहले कुएं से पानी निकाला जाता था रहट के द्वारा। अब नहरों से सीधा खेत में पानी सप्लाई हो जाता है। चाहे आप कोई पाइपलाइन लगा लो, पंप लगा के, और या फिर आप छोटी छोटी नालियों के द्वारा भी अपने खेतों को सींच सकते हो, जो नहर के पानी को प्रयोग करती हैं। और बेटे, एक बहुत अच्छी चीज विज्ञान ने हमें दी है, ट्यूबवेल। क्या दिया है बेटे? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल तो आपको पता है, आपने बहुत सारे खेतों में देखा होगा, ट्यूबवेल चलते हुए पानी निकलता है जमीन में से। ठीक है बेटे। और रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक खाद, जैसे आपने नाम सुना होगा यूरिया, डाई। ये सब जो रासायनिक खाद होते हैं, इनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्रोडक्शन माने उत्पादन। यानी 1 बीघा जमीन में से यदि आप ज्यादा अनाज नहीं उत्पन्न कर पा रहे हो, उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूरिया, डाई या बहुत सारे नाइट्रोजनी फास्फेटी उर्वरक का यदि आप प्रयोग करोगे, तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि उत्पादन आपका 2 गुना या 3 गुना हो जाए। तो रासायनिक उर्वरक भी विज्ञान की ही देन है। और बेटे, कीटनाशक, कीटनाशक भी विज्ञान की ही देन है। पहले हमारी फसल को कीट पतंगे और बहुत सारे कीड़े वगैरह खा जाते थे, और उनका कोई भी इलाज नहीं हो पाता था। परंतु अब वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कीटनाशकों की खोज कर दी है, और हमारे पास बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां ऐसी हैं जिनका स्प्रे करने से हम अपनी फसल को बचा पाते हैं। और अब वैज्ञानिकों ने अच्छे प्रकार के बीज भी बना दिए हैं किसी भी फसल के लिए। तो उत्तम बीज, उत्तम बीज का मतलब ऐसा बीज जो अच्छा प्रोडक्शन दे पाए, उत्पादन जिसका ज्यादा हो। नंबर 2, जो बीमारियों से बचा रहे, तो उसे कहते हैं उत्तम बीज। अच्छे तरह का बीज भी वैज्ञानिकों की ही देन है, यानी विज्ञान ने ही हमें दिया है। अब आ जाते हैं हम यातायात पर। यातायात तो समझते हो आप? यातायात का मतलब
इधर उधर आने जाने के साधन। पहले हम क्या प्रयोग करते थे बताओ? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से तो शायद आप अपने गांव से शहर तक जाने में ही पूरा दिन लगा दोगे, यदि आपका गांव कुछ दूर है शहर से, ठीक है, तो वो आपको पूरा दिन लग जाएगा। पर बैलगाड़ी तो अब कोई भी यूज नहीं करता है। और तांगा, तांगा भी हमारा परंपरागत साधन है। तांगा भी कैसा होता था? बैलगाड़ी जैसा ही होता था, कुछ बच्चों को पता होगा। और बेटे ऊंट, ऊंट का भी प्रयोग करते थे, ऊंट गाड़ी का या ऊंट का प्रयोग करते थे इधर उधर जाने के लिए। और बेटे घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को घोड़ा बुग्गी भी कहते हैं। और कुछ लोग प्रयोग करते थे खच्चर का। खच्चर एक पशु होता है, खच्चर। तो इन सब का प्रयोग किया जाता था यातायात के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था। और रात को सफर करना तो लगभग मुश्किल ना हो के नामुमकिन ही था। रात को तो हम इनके द्वारा बेटे सफर कर ही नहीं सकते थे, ठीक है बेटे। पर आधुनिक युग में हम किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं? जैसे साइकिल। छोटी दूरी तय करने के लिए हम साइकिल का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में आते हैं, किस पे? साइकिल पे आते हैं। और बेटे स्कूटर का प्रयोग करते हैं हम। स्कूटर से आप लगभग 10-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का सफर आसानी से कर सकते हैं। स्कूटर के साथ साथ आपको पता है मोटरसाइकिल का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। ये सब विज्ञान की ही देन है, जिसने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। और बेटे जैसे बस होगी बस, कार होगी कार, ठीक है। बस और कार भी विज्ञान की ही देन है, जो यातायात के बहुत अच्छे साधन हैं। और बेटे ट्रेन, ट्रेन भी तो अच्छा साधन है लंबी दूरी तय करने के लिए यातायात का। और बेटे पानी का जहाज, पानी का जहाज। और बेटे हवा में उड़ने वाला जहाज, जिसे कहते हैं हवाई जहाज या वायुयान। तो वायुयान इनमें सबसे तेज साधन है यातायात का। यदि आपको अपने देश अर्थात भारत से अमेरिका जाना हो या किसी दूसरे देश जाना हो जो बहुत दूर है, तो आप बहुत दूर दूसरे देश जाने के लिए बैलगाड़ी तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। शायद ऐसा होगा कि बैलगाड़ी में बैठे और अमेरिका जाना है, आपको कई साल लग जाएंगे, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और यदि आप जाओगे वायुयान से तो शायद आपको कुछ घंटे लगेंगे, ठीक है बेटे। तो इसलिए विज्ञान ने ही हमारे जीवन को इतना अच्छा बनाया है। पहले लोग घर से बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते थे, और अब यातायात के इतने अच्छे साधन हैं। जैसे वायुयान से हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं और कुछ घंटों में जा सकते हैं। पानी के जहाज से हम बहुत ज्यादा सामान को ले जा सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, बहुत ज्यादा मात्रा में सामान को। ट्रेन से हमारे सहारनपुर से बहुत सारे लोग डेली ट्रेन के द्वारा दिल्ली जाते हैं सर्विस करने के लिए, डेली। अब दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। और डेली जाते हैं, सिर्फ ट्रेन की वजह से ये संभव हो पाया है। और ट्रेन किसकी वजह से संभव हो पाई है? विज्ञान की वजह से, ठीक है। कार है, बस है, ट्रक है, तो ये सारी चीजें बेटे विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई हैं, ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं हम मनोरंजन पर। मनोरंजन तो समझते हो? मनोरंजन का मतलब होता है वे सभी क्रियाकलाप जिनकी वजह से आपका मन प्रसन्न होता है, ठीक है। मन को बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस करते हो, ठीक है। तो मनोरंजन में बेटे पहले क्या होता था? पहले मनोरंजन के लिए नाटक होते थे, नाटक, नाटक करते थे लोग। और नौटंकी होती थी, नौटंकी। ये सब परंपरागत साधन है। और बेटे कठपुतली का प्रयोग किया जाता था मनोरंजन के लिए। और बेटे नृत्य का प्रयोग किया जाता था, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर नाचते थे और बहुत सारे लोग उन्हें देखते थे। इसी तरीके का एक मनोरंजन का साधन था बिरहा। तो ये परंपरागत मनोरंजन के साधन है जो पहले प्रयोग किए जाते थे।
और ये उपलब्ध नहीं हो पाते थे जन सामान्य को बहुत अच्छे तरीके से। मान लो कहीं मनोरंजन के लिए बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो चारों तरफ भीड़ लगा के लोग उन्हें देखेंगे, पर हर एक व्यक्ति उतनी अच्छे तरीके से नहीं देख पाएगा नाचने वालों को। शायद जो छोटे बच्चे हैं वो तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे बड़े बड़े आदमी खड़े होंगे और बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए अच्छा इनका प्रदर्शन नहीं हो पाता था, हर एक आदमी तक ये नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है बेटे। पर अब क्या है, अब प्रयोग होने लगी थी रेडियो। रेडियो हम अपने घरों में खरीद कर रख सकते थे और इसे प्रयोग कर सकते थे रेडियो को। ठीक है बेटे। रेडियो के बाद फिर टीवी आया। टीवी ने भी विज्ञान की ही देन है। टीवी टीवी भी सबके घरों में आज के दिनांक में, आज की तारीख में सबके घरों में टीवी उपलब्ध है और आप आसानी से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवी पर देख सकते हो। इससे पता चलता है कि टीवी मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। और बेटे सिनेमा, सिनेमा तो पता है जिसे आप कहते हो पिक्चर हॉल, यहाँ भी हम जाकर आसानी से मनोरंजन कर सकते हैं यदि आपको कोई अच्छी मूवी देखनी हो। उसके बाद एक नया साधन विज्ञान ने विकसित किया था, वीडियो गेम। वीडियो गेम में क्या होता था कि हम गेम खेलते थे आराम से, वीडियो गेम खेलने के लिए गए और वहां वीडियो गेम खेलते थे। ये भी एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था, विज्ञान की देन थी। अब मैं यहाँ बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ था, इसलिए कर रहा हूँ कि रेडियो का प्रयोग अब बहुत कम हो गया है। हालांकि आज भी बहुत सारे लोगों के पास रेडियो है और इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम को आनंद लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों का। टीवी अब है सबके पास, सिनेमा भी है, वीडियो गेम भी है, पर वीडियो गेम का प्रचलन कुछ कम हो गया है। ठीक है बेटे। अच्छा, इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण वैज्ञानिकों ने इजाद किया है जो वास्तविकता में बहुत ही अच्छा है। इन सारी चीजों को यदि आपको एक साथ ही रखना हो अपने पास, तो आप प्रयोग करते हैं मोबाइल का। पता है ना सबको, मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन आज के युग में एक ऐसी खोज है कि इसमें सारी चीजें हैं। सारी चीजें का मतलब कि मोबाइल फोन में आपको पता है रेडियो भी है, मोबाइल फोन में बेटे टीवी भी है, मोबाइल फोन में सिनेमा भी है, मतलब आप मूवीज भी देख सकते हो, आप फिल्म देख सकते हो। और बेटे मोबाइल फोन में बेटे वीडियो गेम भी है, वीडियो गेम भी है। और मोबाइल फोन बात करने के लिए तो है ही, कॉलिंग के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ आदि। तो ये सब विज्ञान के ही देन है जो मनोरंजन के बहुत अच्छे साधन हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, सबके हाथ में मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन से आप इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, इनके अलावा भी बहुत सारे काम आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोबाइल फोन वास्तविकता में एक बहुत जबरदस्त खोज है जिसने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा सरल बना दिया है। आप शायद अपना मोबाइल फोन लेकर घर पर ही बैठे हुए होंगे और घर पर आप आसानी से ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप अपने क्लासरूम में हैं और आपको मैं आपके क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा बेटे। ठीक है, देखते हैं चलो मनोरंजन के अलावा और कौन से साधन विज्ञान ने हमें दिए हैं। और उन साधनों में एक है संचार। क्या है बेटे? संचार का साधन। संचार का मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। पहले क्या होता था? पहले होते थे संदेश वाहक। क्या होते थे? संदेश वाहक, यानी ऐसे आदमी होते थे जो सूचना को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और यदि बहुत दूर जाना हो तो कुछ दिन लग जाया करते थे। तो बहुत दिनों में सूचना पहुंचती थी दूसरी जगह जहां पहुंचानी हो। और फिर एक साधन था डाक। डाक तो पता है, जैसे हम चिट्ठी लिखकर भेजा करते थे। हमारे समय में क्या होता था कि हम चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी लिखकर भेजा करते थे, उसे डाकखाने में जमा करते थे
और डाक खाने से वो जाती थी उस जगह जहां हमने जिसके लिए लिखी है, पर इसमें बहुत दिन लग जाया करते थे। कई कई बार ऐसा होता था कि एक एक महीना लग जाया करता था चिट्ठी को पहुंचने में। पर क्या आज आप चिट्ठी लिखते हो? आप डाक का प्रयोग करते हो? क्योंकि विज्ञान ने हमें इससे अच्छी चीजें दी हैं तो इनकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञान ने हमें दिया है टेलीग्राम। हालांकि टेलीग्राम अब भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम टेलीग्राम को हम कहते हैं तार। क्या कहते हैं बेटे? तार। इसे तार भी कहा जाता था और टेलीग्राम इसका वास्तविक नाम था। बहुत जल्दी सूचना पहुंचती थी। पर टेलीग्राम से भी अच्छी चीज आई है टेलीफोन। टेलीफोन भी बहुत ज्यादा प्रयोग में किए गए थे। अब तो टेलीफोन का काम भी मोबाइल ही कर देता है। ठीक है बेटे। और मोबाइल मोबाइल एक बहुत अच्छी डिवाइस है जो बहुत सारे काम एक साथ कर देती है। ठीक है बेटे। और इंटरनेट इंटरनेट भी सबसे अच्छा साधन है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट ही तो चला रहे हो जिसकी सहायता से मेरी सूचनाएं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ ही हूं, आपके बिल्कुल सामने हूं। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं। और संचार के साधन में पहले क्या होता था? संदेश वाहक, यानी ऐसा आदमी जो सूचना को लेकर जाता था। डाक का प्रयोग करते थे। पोस्टमैन इस काम को करता था। फिर टेलीग्राम आया, ये भी बंद हो गया। टेलीफोन आया, चल रहा है। मोबाइल और इंटरनेट इस समय की सबसे जबरदस्त सुविधाएं हैं, एक सबसे अच्छे संचार के साधन है। अच्छा, अब बात करेंगे बेटे रोगों की जांच की। रोगों की जांच। पहले रोगों की यानी बीमारियों की जांच कैसे की जाती थी? बेटे पहले क्या होता था? जो वैद्य होते थे वो नाड़ी देखते थे। नाड़ी, जिसे आप कहते हो नब्ज, कि नब्ज देख के पहचान करना कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। इसमें बिल्कुल सटीकता नहीं आती थी, कभी कभी गलती भी हो जाती थी कि व्यक्ति को बीमारी तो कुछ है और जो वैद्य हैं उन्हें कुछ और समझ में आ गया है, तो वे गलत ट्रीटमेंट कर देते थे। तो पहले नाड़ी देखकर पहचान करते थे और बेटे अनुमान भी लगाते थे, अंदाजा लगाते थे कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है। यदि इसमें ऐसे सिम्टम्स हैं, इस व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा रोग हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है। इसका केवल एक अनुमान लगाया जाता था, अंदाजा लगाया जाता था। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा है और मैं पूछूं कितने मीटर है, और आपके पास फीता नहीं है या फिर टेप नहीं है या फिर मीटर नापने वाला नहीं है, और मैं पूछ लूं कपड़ा कितने मीटर है, तो आप एक अनुमान ही तो लगाओगे, एक अंदाजा ही तो लगाओगे कि हाँ शायद इतने मीटर होगा। पर क्या वो बिल्कुल सही होगा जो आपका अनुमान होगा? शायद वो सही हो सकता है, पर 100% गारंटी नहीं है कि वो सही होगा। इसी तरीके से नाड़ी देखकर केवल अनुमान लगाया जाता था कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी होगी। पर अब क्या है? अब तो बेटे यूरिन टेस्ट है, जिसे आप कहते हो मूत्र जांच। यूरिन टेस्ट करके एग्जैक्टली पता चल जाता है बहुत सारी बीमारियों का कि ये बीमारी है या नहीं है। और बेटे स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट, स्टूल कहते हैं मल। ठीक है, मल के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं, उससे भी बीमारी का एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। और बेटे एक आपने सुनाई होगा ब्लड टेस्ट, रक्त की जांच। तो ब्लड टेस्ट से भी बीमारी का एग्जैक्टली पता चल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे मैं आपको कहूं एक्सरे, एक्सरे करवाते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों को स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं। ठीक है बेटे। और बेटे आपने एक नई टेक्निक का नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड। तो हम अल्ट्रासाउंड का भी प्रयोग करते हैं बीमारियों को वास्तविकता में पहचानने के लिए। ठीक है बेटे। और एक नई टेक्निक है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का भी प्रयोग करते हैं हम बहुत सारे रोगों की जांच के लिए। और एमआरआई का भी प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हैं जो विज्ञान की देन है।
और इनसे हमारी बीमारी या रोगों का वास्तविकता में सही पता चलता है कि क्या हमें वो रोग है या नहीं है। तो ये सब विज्ञान की ही देन है बेटे। किसकी देन है? विज्ञान की देन। और अब रोगों की जांच के बाद यदि मैं दवाओं की बात करूं कि पहले किस तरह की दवाइयां जाती थी और अब किस तरह की दवाइयां दी जाती हैं। पहले क्या होता था? जड़ी बूटी देते थे हम, जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी क्या करती थी? रोग का उपचार करती थी, पर बहुत जल्दी इसका रिजल्ट नहीं आता था। और कुछ लोग प्रयोग करते थे झाड़ फूंक का। झाड़ फूंक। झाड़ फूंक में क्या होता था? विशेष प्रकार के धुओं का, जैसे किसी पदार्थ को जलाया उससे धुआं निकला, उस धुएं में रखा जाता था व्यक्ति को, और उस धुएं से ही ट्रीटमेंट किया जाता था उस रोग का। पर शायद इसमें कुछ ज्यादा समय लग जाता था सही होने में। या फिर हम कुछ घरेलू उपचार करते थे। ठीक है, कैसे उपचार? घरेलू उपचार। तो इनसे रोग ठीक होने में बहुत समय लग जाता था। पर अब क्या है? विज्ञान ने हमें दिया है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पता है आपको क्या होती है? टैबलेट होती है, टैबलेट। ठीक है, एंटीबायोटिक से बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। और एनाल्जेसिक, ये बहुत सारी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये सब बेटे विज्ञान की ही देन है। एनाल्जेसिक, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेटे एंटीसेप्टिक, ये सारी मेडिसिन मैं आपको समझाऊंगा जब हमारे चैप्टर में आगे आएंगी। एंटीसेप्टिक भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। जैसे कहीं चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने के बाद एंटीसेप्टिक का हम यूज करते हैं। और अब विज्ञान में हमें एक नई चीज भी देखने को मिली है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा तो समझते हो आप, सर्जरी, जिसे आप कहते हो ऑपरेशन। यानी कि मान लो किसी के रसोली हुई, किसी के पथरी हुई, तो इनका इलाज हम कट लगा के आसानी से कर सकते हैं। और बॉडी में कट लगा के किसी भी बीमारी का इलाज करने को हम कहते हैं शल्य चिकित्सा, या आप इसे कह सकते हो सर्जरी। अब हम बात करते हैं बेटे शिक्षा की, एजुकेशन की, कि पहले शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, पढ़ाई कैसे होती थी, और अब विज्ञान ने पढ़ाई के लिए क्या योगदान दिया है। पहले क्या होते थे बेटे? गुरुकुल होते थे, गुरुकुल। गुरुकुल परंपरागत साधन है एजुकेशन का। इसमें क्या होता था कि बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे और बहुत कम टीचर्स थे पढ़ाने वाले। टीचर्स भी कम थे और बच्चे भी कम थे, तो बहुत ज्यादा एजुकेशन को हम नहीं दे पाते थे बच्चों को। तो पहले गुरुकुल का प्रयोग करते थे हम। एक तरह के स्कूल होते थे, छोटे छोटे स्कूल। पर अब हमारे जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग हो रहा है पढ़ाई के लिए। जैसे जैसे एक साधन है प्रोजेक्टर। शायद ऐसा हो कि आपके विद्यालय में प्रोजेक्टर हो जिस पर आप मुझे देख रहे हो। तो प्रोजेक्टर एक बहुत अच्छा साधन है पढ़ाई का। ठीक है बेटे, एक बड़ा स्क्रीन होता है, आसानी से हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्टर के अलावा अब हम पढ़ाई कर सकते हैं इंटरनेट पर, जैसे आप फिलहाल कर रहे हो। आप इंटरनेट पर ही तो पढ़ाई कर रहे हो। आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके प्रोजेक्टर में इंटरनेट ही तो चल रहा है, जिससे आप पढ़ाई कर पा रहे हो इस समय। तो इंटरनेट भी एक पढ़ाई का बहुत अच्छा साधन है। और बेटे एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ADUSAT, ये एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। ठीक है, एजुकेशन, EDU का मतलब एजुकेशन, SAT का मतलब सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट एक ऐसा उपग्रह है जिसके द्वारा हम बहुत दूर भी एजुकेशन को फैला सकते हैं, शिक्षा को दे सकते हैं किसी को भी, बहुत दूरी तक। तो ये एक उपग्रह है एजुसैट। ध्यान रखेंगे सब बच्चे इसका नाम, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। ठीक है बेटे,
अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं कुछ और बताऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटे अंतरिक्ष की, कि अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि अंतरिक्ष में क्या है, आकाश में कौन कौन से पिंड हैं जिन्हें आप कहते हो आकाशीय पिंड, कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, इन सभी आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष में पहचान करने के लिए कि कौन से ग्रह हैं, सूर्य की क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, बृहस्पति की क्या स्थिति है, शनि ग्रह की क्या स्थिति है, तो इन सभी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहले क्या प्रयोग करते थे हम? परंपरागत साधन का प्रयोग करते थे, दूरबीन का, जिसे आप दूरदर्शी भी कह सकते हो या टेलीस्कोप भी कह सकते हो। दूरबीन का पहले प्रयोग किया जाता था। और दूरबीन के अलावा एक बहुत अच्छा उपकरण था, वेधशाला। ये वेधशाला पता क्या होता था बेटे? ये एक तरह के मतलब कंक्रीट से बनाया जाता था, सीमेंट से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी, एक इमारत, और उस इमारत में अलग अलग तरह की संरचनाएं होती थी, और उन संरचनाओं में बहुत सारे क्रियाकलाप हुआ करते थे। जैसे उनमें से कुछ संरचनाएं यानी कि कुछ बिल्डिंग, कुछ इमारत ऐसी होती थी जो हमें बताती थी समय, कि अब कितने बजे हैं, अब कितने बजे हैं। सूरज की रोशनी और छाया की सहायता से हम प्रयोग करते थे समय को ज्ञात करने का, कि हम समय को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी समय नापने का जो यंत्र होता था वो भी वेधशाला में ही होता था। और हम ग्रहों की स्थिति नापते थे कि ग्रह किस स्थान पर हैं और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो वेधशाला एक बहुत ही बड़ा उपकरण होता था जिसे बनाने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए होती थी, और हमारे देश में कई जगह वेधशालाएं हैं। जैसे आपने एक घूमने की जगह का नाम सुना होगा, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर वास्तविकता में एक वेधशाला ही है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जंतर मंतर बच्चों के घूमने की जगह है या एक टूरिस्ट पैलेस है, पर वास्तविकता में जंतर मंतर एक वेधशाला ही है। वहां यदि आप कभी घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा थे जिन्होंने बनवाई थी जंतर मंतर, उसका वास्तविक नाम था यंत्र मंत्र। यंत्र का मतलब उपकरण और मंत्र का मतलब फार्मूला, सूत्र। पर वहां यदि आप जाओगे तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में एक बहुत अच्छी चीज है जंतर मंतर, वो एक वेधशाला है बेटे। पर अब क्या होता है, अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रडार का। वैज्ञानिकों ने रडार की खोज की है। रडार से हम वास्तविकता में अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बेटे अंतरिक्ष के लिए हमने चंद्रयान भी बनाया है। चंद्रयान से आपने नाम सुना होगा चंद्रयान का, और चंद्रयान का नाम नहीं सुना हो तो मंगलयान का तो सुना ही होगा। तो चांद और मंगल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंद्रयान और मंगलयान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सब अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं आधुनिक युग में। अब हम बात करते हैं रक्षा की। रक्षा माने प्रोटेक्शन, कि अपनी सुरक्षा के लिए पहले क्या प्रयोग किया करते थे? पहले प्रयोग किया करते थे भाला, पहले प्रयोग किया करते थे तलवार, पता है ना आपको? भाला, तलवार, और बेटे धनुष बाण, धनुष बाण का प्रयोग किया करते थे। तो इस तरह के उपकरण थे परंपरागत। जैसे हनुमान जी क्या प्रयोग करते थे? गदा। तो ऐसे उपकरणों का हम प्रयोग करते थे रक्षा के लिए। ठीक है, पर आज के युग में क्या है, विज्ञान ने हमें दिया है बंदूक। तो हमारे जो सैनिक हैं उनके पास बंदूकें हैं, जो हमारी फोर्स है। ठीक है, सैनिक हैं जो हमारी देश की फौज है। तोप हैं, तोप। ठीक है, टैंक हैं। तो रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इस तरह के उपकरण विज्ञान की ही देन है। और मिसाइल हैं, मिसाइल। मिसाइल के अलावा बेटे
और भी बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा परमाणु बम का। तो अपने देश की रक्षा के लिए इस तरह के उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं आज के युग में। और पहले क्या करते थे, पहले हमारे पास परंपरागत उपकरण थे, जैसे भाला, तलवार, धनुष, बाण, गदा आदि। तो विज्ञान ने वास्तविकता में क्या किया है, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत अच्छा और बहुत सरल बना दिया है। और इस दुनिया का एक नियम है कि दुनिया में जितने भी तेज दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, तेज दिमाग वाले बच्चे, वे हमेशा इस दुनिया को सुधारने में लगे होते हैं और कुछ ना कुछ दुनिया को सुधारते हैं, पक्की बात है। और वे सब बड़े होकर ही वैज्ञानिक बनते हैं और कुछ ऐसी खोज करते हैं कि जिससे ये दुनिया उस बच्चे का लोहा मानती है कि हाँ, बच्चे ने वास्तविकता में पढ़ाई में मेहनत की है और कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसने हमारे जीवन को, अर्थात पूरे संसार में उपस्थित जितने भी जन सामान्य हैं उनके जीवन को बहुत अच्छा बनाया है। तो इसलिए बेटे, मैं आपको कहता हूं कि आपको भी लगातार पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। शायद आपके अंदर भी कोई टैलेंट ऐसा है, कोई ऐसा काम आप कर जाओगे कि सारी दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, हमारे घरों में रोशनी है क्योंकि लाइट है। और बल्ब का आविष्कार किसने करा था, एडिसन ने। तो एडिसन एक बच्चा ही तो था। इसी तरीके से आप भी तो एक बच्चे हो पढ़ने वाले, आपको पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। शायद आप एक दिन अच्छे वैज्ञानिक बन पाओगे, जिससे सारी दुनिया को बहुत सुविधा मिलेगी और आपका नाम बहुत होगा। ठीक है बेटे, ये जो मैंने आपको आज की पढ़ाई कराई है, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन आपको करना है। और मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे होमवर्क आपको क्या करना है। ठीक है, होमवर्क देखते हैं कि होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहां लिखते हैं होमवर्क। होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन, भोजन बनाने के लिए वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले चूल्हों के नाम बताइए। भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए वर्तमान में, वह है बेटे वह, वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले चूल्हों के नाम बताइए। तो हमें बताना है कौन कौन से चूल्हे हम प्रयोग करते हैं आज के समय में खाना बनाने के लिए। और बेटे, खेती के आधुनिक उपकरणों के नाम बताइए। तो आप बहुत ज्यादा उपकरणों के नाम भी बता सकते हो जो मैंने आपको आज नहीं पढ़ाए हैं। आपको उसके अलावा भी खेती के बहुत सारे अच्छे अच्छे उपकरण पता होंगे। एक क्वेश्चन आपको करना है बेटे कि आपको मनोरंजन के कौन कौन से साधन अच्छे लगते हैं। आपको मनोरंजन के कौन कौन से साधन अच्छे लगते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से साधन आपको अच्छे लगते हैं मनोरंजन के। ठीक है बेटे, नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, जिले से बाहर जाने के लिए
किस किस साधन का प्रयोग करना आपको सबसे अच्छा लगेगा? समझ रहे हैं आप कि किस साधन का प्रयोग करना चाहोगे आप बाहर जाने के लिए जिले से? जैसे हमें किसी दूसरे जिले में घूमने जाना हो, दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन से उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है बेटे। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान ने हमें क्या दिया है और हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाया है। ठीक है, बस अपने नोट्स बनाते रहो और रिवाइज करते रहो और जितना होमवर्क दिया जाता है उसे करते रहो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।